बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मींस मेथड, प्रोसीजर, टेक्निक और प्लान। एल्गोरिदम इज स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो. इट इज अ सेट ऑफ स्टेप्स दैट क्लियरली डिफाइंस अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. एल्गोरिदम जो है वो कोई मेथड होता है, कोई प्रोसीजर, कोई तरीका जिसके तहत हमने आगे जो भी सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट बनाना है उसमें हम सबसे पहले प्लानिंग करते हैं कि हमने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, कितने स्टेप्स लेने हैं, कैसे स्टेप्स लेने हैं. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, इस तरह से हम स्टेप्स आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने कितने स्टेप्स लेने हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ये हम अपनी आसानी के लिए कर रहे होते हैं. ये प्रोग्रामिंग में इसका कोई अमल दखल नहीं होता. इसमें प्रोग्रामिंग के लिए नेसेसरी चीज़ नहीं है ये प्रोग्राम बनाने के लिए, बल्कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको करते हैं ताकि हम कोई भी जो प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं वो आसानी से हम बना सकें और उस जो हम स्टेप्स डिफाइन करते हैं उनको हम फॉलो भी कर रहे होते हैं. सेट ऑफ स्टेप्स दैट क्लियरली डिफाइंस. सेट ऑफ स्टेप जितने भी हम बनाएंगे, जितने भी सेट ऑफ स्टेप्स हमने बनाने हैं वो क्या करने हैं, हमने उसका सीक्वेंस जो है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए. उसका सीक्वेंस मैटर करता है कि आप जो भी सेट ऑफ स्टेप्स बना रहे हैं वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए. उसका यानी कि अगर एग्जांपल हम डेली लाइफ से ले लेते हैं कि अगर आप स्कूल कॉलेज जाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप जागेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे कि नाश्ता करके, कोई करता तो नाश्ता करेगा, तैयार होगा और उसके बाद सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो स्कूल पहुंचेगा. ये सीक्वेंस इसी तरह रहती है. ये नहीं हो सकता कि आप पहले स्कूल पहुंच जाए या पहले नाश्ता कर लो उसके बाद जागें. सीक्वेंस मैटर करती है हर जगह. कोई काम पहले जो बाद में होना है वो पहले हो जाए, जो पहले होना है वो बाद में हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता. तो जो भी प्लानिंग आप करते हैं उसमें सीक्वेंस जो है वो मैटर कर रही होती है. सेट ऑफ स्टेप्स जितने भी आपने बनाए हैं, 6 हैं 7 हैं, जितने भी हैं वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे. तो वो उसकी सीक्वेंस जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की सीक्वेंस आपको डिफाइन करनी है. ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है. इसमें प्रोग्रामिंग के लिए, प्रोग्राम कोडिंग के लिए ये नेसेसरी चीज़ नहीं है. रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में इम्पॉर्टेंट रोल होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इसका, एल्गोरिथम का. कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एल्गोरिथम एंड कोडिंग इट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. फॉर्मुलेटिंग एन एल्गोरिथम इज फर्स्ट स्टेप फॉर डेवलपिंग अ प्रोग्राम. कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो एक प्रोसेस होता है एल्गोरिदम को लेने का, और उसमें हम जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड जो है वो लिखते हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इंग्लिश ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज को कहते हैं, जिसमें C# आ सकता है, C++ है, जावा है, PHP है और भी बहुत सारी होती हैं. तो हर सॉफ्टवेयर के लिए अलग से लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग होती है. डिफरेंट सॉफ्टवेयर के लिए डिफरेंट होती है. गेमिंग सॉफ्टवेयर्स के लिए अलग अलग होंगी. जो भी आपने सॉफ्टवेयर बनाना है, जैसे अगर हम बात करें वेबसाइट है तो वेबसाइट के लिए जो कोडिंग यूज़ की जाती है, जो HTML की कोडिंग होती है वो यूज़ की जाती है. तो इसी तरह से डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के लिए डिफरेंट कोडिंग होती है. वो डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर्स पे कि हम किस तरह का बनाना चाह रहे हैं. तो नेक्स्ट आपके पास है फॉर्मुलेटिंग. जो कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप करना है उसके लिए सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो है वो आपके पास एल्गोरिदम है. एल्गोरिदम पहला आपका स्टेप है, पहला कदम एल्गोरिदम बनाना है ताकि आप अपनी आसानी जो है वो उसमें देख सकें, यानी प्लान आप कर सकें. प्लानिंग के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई एरर आ जाता है या कोई चेंजिंग करनी है आपने अपनी इस प्लानिंग में, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं. इस एल्गोरिदम में आप आसानी से कर सकते हैं. बाद में जब प्रोडक्ट बन जाता है या प्रोग्राम लिख दिया जाता है, बना दिया जाता है, तो उसमें चेंजिंग करनी जो है वो मुश्किल हो जाती है, पॉसिबिलिटी नहीं होती है. तो इसलिए हम एल्गोरिदम बनाते हैं ताकि हम कोई चेंजिंग करना चाहें या एरर्स रिमूव करना चाहें तो वो आसानी से कर सकें. नेक्स्ट आपके पास है मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम. एल्गोरिदम की एफिशिएंसी कैसे मेजर की जाएगी? एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम इज प्रॉपर्टी विच रिलेट द एल्गोरिदम टू द अमाउंट ऑफ computational resources used in it. An algorithm must be analyzed to determine its usage. अब एल्गोरिदम जो है वो कैसे मेजर की जाती है? टाइम, मेमोरी और स्टोरेज स्पेस के अकॉर्डिंग मेजर की जाती है. कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, कितना टाइम कम लग रहा है, मेमोरी कितनी ज़्यादा या कम यूज़ हो रही है, स्टोरेज स्पेस कितनी ज़्यादा या कम यूटिलाइज हो रही है. फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी वी विश टू मिनिमाइज रिसोर्स यूसेज.
अगर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए एल्गोरिदम की, तो हमें चाहिए कि हम जो यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज कम से कम यूज़ करें। जितना कम टाइम, कम मेमोरी, कम स्टोरेज लगेगी, उतनी हमारा एल्गोरिदम जो है वो एफिशिएंट होगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, हाउएवर वेरियस रिसोर्सेज कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। कुछ रिसोर्सेज ऐसे आते हैं, एल्गोरिदम हमारे पास ऐसा आ जाते हैं कि हम जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो डायरेक्टली मेजर नहीं हो रहा। मतलब एक एल्गोरिदम है, उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, एक और मेमोरी कम लग रही है। एक एल्गोरिदम डिस्कस हुआ है, सो विच ऑफ टू एल्गोरिदम्स इज कंसिडर्ड टू बी मोर एफिशिएंट ऑफन डिपेंड्स ऑन विच मेजर ऑफ एफिशिएंसी इज कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैटर करती है, उस पर डिपेंड कर रही होती है दो एल्गोरिथम्स में कौन सा एफिशिएंट है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है रिक्वायरमेंट ऑफ हाई स्पीड। हाई स्पीड की रिक्वायरमेंट के लिए जो है वो मिनिमम मेमोरी का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो मेथड्स आपने जो एल्गोरिदम्स बनाने हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो चीज़ इन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए एल्गोरिदम्स कैसे बनाए जाते हैं ये आपने देखना है। सबसे पहले आप क्या देखेंगे इसमें कि आप जो भी प्रॉब्लम बनाना चाह रहे हैं, जो भी आपने प्रॉब्लम यहाँ पे लेके आते हैं या बनाते हैं, उसमें सबसे मेन चीज़ क्या होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है आपकी प्लानिंग। आपकी प्लानिंग क्या है, आप प्लान क्या करना चाह रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। यानी कि आप जो प्लानिंग द सोल्यूशन आपने करना है, उसमें इनपुट आपकी चाहिए होती है, आपकी आउटपुट, और हर प्रोग्राम में, हर एल्गोरिदम में ऐसा ही होगा, और प्रोसेसिंग होगी। ठीक, अब यहाँ पे प्रॉब्लम 1 है आपके पास, जैसे कि 5 नंबर्स हैं आपके पास, एवरेज, प्रोडक्ट और सम आपने फाइंड करना है। एवरेज, प्रोडक्ट और सम आप फाइंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं और एवरेज फाइंड करना है। आपके पास इनपुट क्या दी हुई है, 5 नंबर्स हैं जो आपको दिए हुए होंगे, गिवन होंगे, यानी कि यूज़र से आप एंटर करवा रहे होंगे। आपके पास नेक्स्ट क्या है कि आपको रिक्वायर्ड क्या है, आउटपुट क्या चाहिए आपको, आपकी डिमांड क्या है कि आपने सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है और एवरेज निकालना है 5 नंबर्स का। तो नेक्स्ट आपके पास प्रोसेसिंग में क्या आ जाता है कि आप सम अगर निकाल रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, सम के लिए एडिशन करते हैं, हम प्लस करते हैं। और उसके अलावा प्रोडक्ट के लिए हम प्रोसेसिंग क्या करते हैं कि उसमें मल्टीप्लिकेशन होती है। मल्टीप्लिकेशन जो है वो आप यानी कि कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो एवरेज है, एवरेज में हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। एवरेज में डिवीजन कैसे होती है, जो आपके पास नंबर्स हैं उनको आप ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं, जितनी क्वांटिटी आपके पास गिवन होती है उससे। हमारे पास 5 नंबर्स हैं, तो 5 नंबर्स जितने भी हमें दिए गए होंगे, हम उन सबको ऐड करेंगे और उसके बाद इस 5 नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो ऐसे हमारे पास एवरेज आती है। तो यहाँ पे एवरेज में जो है वो डिवीजन आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम मेन जो पार्ट है वो एल्गोरिदम हम सबसे पहला स्टेप जो लेते हैं ना, वो स्टार्ट का होता है। ये स्टार्ट आपको लाजमी लिखना होता है जब भी आप एल्गोरिदम स्टार्ट करेंगे। कोई भी किसी भी किस्म का एल्गोरिदम है, कोई भी एल्गोरिदम होगा, तो आपको ये कीवर्ड स्टार्ट का लिखना है फर्स्ट स्टेप में, और लास्ट स्टेप कोई भी हो सकता है, उसमें आपने स्टॉप का कीवर्ड लिखना है। ठीक, वो ज़रूरी नहीं है कि 6 स्टेप ही हो, वो डिपेंड करता है आपके प्रॉब्लम पे, किसमें ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं। तो लास्ट स्टेप जो भी बनेगा वहाँ पे आपने स्टॉप का कीवर्ड यूज़ करना है। स्टेप 1 में आपने स्टार्ट ले लिया, और ये स्टेप 2 आप बना सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो नंबर्स लेट किए हैं, सपोज किए हैं वेरिएबल्स, और उसके बाद नंबर्स आप लिए हैं, ये सेकंड स्टेप भी हो सकता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये स्टेप 2 है और उसके बाद स्टेप 3 है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ये इसको स्टेप जो है वो 1 में ही रखना है, ये आपका स्टेप 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी चीज़, मैंडेटरी चीज़ नहीं है, ये ऑप्शनल है, या आप किसको जो है वो लेते हैं स्टेप 2। तो ये स्टेप 2 आप दे सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर्स हैं आपके पास, ये वेरिएबल्स A B C D E, ये इन्होंने वेरिएबल्स A B C D E कैपिटल लेटर्स में लिए हैं, आप स्मॉल लेटर्स में भी ले सकते हैं। और इसके अलावा A B C D E के अलावा भी कोई आपने वेरिएबल अगर नाम रखना है तो वो रख सकते हैं। और यहाँ पे जो इन्होंने नंबर्स सपोज किए हैं, लेट सपोज किए हैं, वो भी आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। A = 2 है, B = 5 है, C 8 है, D
4 है, E 12 है। तो यहाँ पे भी आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के नंबर्स आप ले सकते हैं। जितने 5 नंबर्स लेने हैं कोई भी आप लेंगे, 2 3 4 5 6 में से मतलब कोई भी नंबर लिया जा सकता है। कॉमन जो एक जैसे भी नंबर्स हो सकते हैं और डिफरेंट नंबर्स भी हो सकते हैं। लेकिन जो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, जिस फॉर्म में यूज़ कैपिटल या स्मॉल लेटर्स में यूज़ किया जा रहा है, आगे आप जहाँ भी यूज़ करोगे उसी फॉर्म में उसको आपने उन वेरिएबल्स को यूज़ करना है, एज इट इज़ यूज़ करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास स्टेप क्या है कि फाइंड द सम। ये एक पूरा आपके पास स्टेप हो जाएगा कि आप सम फाइंड करना चाह रहे हैं। सम फाइंड करना है, उसके लिए SUM आपने वेरिएबल बना लिया। वेरिएबल के बाद आपने SUM यहाँ पे भी कैपिटल लेटर्स में ही SUM आप लिखेंगे, और ये A + B + C + D + E ये भी कैपिटल लेटर्स में आ रहा है। तो जो ऊपर प्रोग्राम्स में भी और एल्गोरिदम में भी ये चीज़ होती है कि जो एल्गोरिदम जो आप वेरिएबल बना रहे होते हैं तो जिस लेटर्स में होते हैं उसी लेटर्स में नेक्स्ट आपको वेरिएबल्स भी लेने होते हैं। आप अगर स्मॉल लेटर्स में लेते हैं या जो भी नाम आप रख रहे हैं वही सेम अगर आगे वो यूज़ हो रहे हैं तो आगे उसी नेम से आपने इसको यूज़ करना है, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये कौन सा वेरिएबल यूज़ किया जा रहा था। तो A B C D ये कैपिटल लेटर्स, ऊपर भी हमने वेरिएबल कैपिटल लेटर्स में लिए थे इसलिए यहाँ पे कैपिटल लेटर्स। सम हमने SUM कैपिटल लेटर में लिया हुआ है, यहाँ पे भी वेरिएबल जो यूज़ करेंगे वो कैपिटल लेटर में यूज़ करेंगे। B C D E ये सारे ऐड होंगे, प्लस होंगे, और उसका आंसर जो होगा वो सम में जाके सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। प्रोडक्ट के लिए P भी आप ले सकते हैं, प्रोडक्ट पूरा नाम वेरिएबल का भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने PROD रखा है, प्रोड, तो वो भी कैपिटल लेटर्स में रखा है, तो इसलिए यहाँ पे भी आप कैपिटल लेटर्स में ही वो वेरिएबल यूज़ करेंगे। उसके बाद = A × B × C × D ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। यहाँ पे जो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है कंप्यूटर लैंग्वेज में ये स्टेरिक साइन यूज़ होता है, जो हम मैथ्स में साइन यूज़ करते हैं वो साइन यूज़ नहीं होता। यहाँ पे ये वाला साइन यूज़ होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अच्छा, तो यहाँ आपके पास इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आएगा वो प्रोड में जाके सेव हो जाएगा, इसमें जाके उसका जो आंसर होगा वो सेव हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपने एवरेज फाइंड करना है। AVG उन्होंने रखा है, आप कुछ भी इसका नाम वेरिएबल का रख सकते हैं, एवरेज रख सकते हैं या AV रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो एवरेज हमने सम फाइंड कर चुके हैं पहले, इसलिए यहाँ पे हम सम ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप अगर सिंपल आपको जस्ट एवरेज फाइंड करने के लिए बोला जाए, ऊपर सम आपको नहीं कहा हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे, A + B + C + D + E पूरा यहाँ लिखेंगे, या जो भी वेरिएबल्स का आपने नाम लिए हुए होंगे ऊपर वो लिखेंगे, उन सबको प्लस करवाएंगे, ऐड करवाएंगे। उसके बाद उतनी क्वांटिटी से जितनी क्वांटिटीज़ अवेलेबल हैं उससे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 5 नंबर्स थे तो 5 से हमने डिवाइड किया। यहाँ पे ऊपर हमने सम फाइंड किया हुआ है इसलिए यहाँ हम सम ले रहे हैं। अगर नहीं फाइंड होगा तो पूरा आपको ये सारा लिखना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर जो है वो जाके कहाँ सेव हो जाएगा, एवरेज में जाके सेव हो जाएगा। तो हमारे पास सम भी आ गया, हमने फाइंड कर लिया था, इसमें सेव करवा दिया था, प्रोडक्ट भी हमने करवा दिया था, और इसके अलावा एवरेज भी हमने करवा दिया था। तो आउटपुट में हमारे पास आ जाएगी सम, प्रोडक्ट और एवरेज। तो उसके बाद हम स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपने 3 अनइक्वल नंबर्स का जो फाइंड करना है कि लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। इनपुट हमारे पास 3 अनइक्वल नंबर्स होंगे, इक्वल नंबर होंगे तो हमारे पास कौन सा लार्जेस्ट है पता ही नहीं चल पाएगा। तो इसलिए अनइक्वल नंबर्स लेने हैं। आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, और प्रोसेसिंग में कंपैरिजन करेंगे हम हर एक नंबर को दूसरे के साथ, यानी कि ये 10 जो है वो B के साथ भी B के साथ भी कंपेयर होगा, A जो है वो आगे C के साथ भी कंपेयर होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि उसके बाद ये B जो है वो C के साथ भी कंपेयर होगा। C A के साथ कंपेयर पहले हो चुका है, और इसी तरह से C बाकी दोनों के साथ कंपेयर हो चुका है। तो इस तरह से ये कंपैरिजन होगा ईच नंबर विद अदर 2 1 by 1। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्टेप 1 में स्टार्ट एज यूजुअल आपने हर एल्गोरिदम में लिखना है। उसके बाद ये सेकंड स्टेप आप कर सकते हैं, या इसी को फर्स्ट स्टेप में इन्होंने ले लिया है वो फर्स्ट स्टेप भी बना सकते हैं। लेट द 3 नंबर्स, 3 नंबर्स आपने लेने हैं। कोई भी वेरिएबल आपने नाम रख लिया A B C
कोई भी नाम आप रख सकते हैं, XYZ भी ले सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में भी ले सकते हैं। तो उसके बाद आपने ये नंबर्स पोस्ट कर लेने हैं। नंबर्स में आप कोई भी नंबर्स रख सकते हैं, सीक्वेंस भी ज़रूरी नहीं है। हम एल्गोरिदम इसलिए बना रहे हैं ना कि हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। अब वो लार्जेस्ट नंबर कहाँ पे होगा हमें नहीं मालूम, क्या यूज़र देगा नंबर्स और किस सीक्वेंस में देगा नहीं मालूम। तो इसलिए हमने ऐसा एल्गोरिदम बनाना है कि कहीं पे भी आपका लार्जेस्ट नंबर हो वो आपको एग्जैक्ट आंसर दे दे। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, इफ़ ए इज़ लार्जेस्ट नंबर, ए अगर आपके पास लार्जेस्ट नंबर है तो वो दोनों के साथ कंपेयर होना चाहिए। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, ए कंपेयर होगा बी के साथ भी और सी के साथ भी, देन लार्जेस्ट इज इक्वल टू ए। तो जो ए में वैल्यू होगी वो कहाँ पे आ जाएगी, वो लार्जेस्ट में जाके सेव हो जाएगी। उसके बाद अगर तो वो लार्जेस्ट आपके पास ए लार्जेस्ट है तो क्या होगा, नेक्स्ट आपके पास आउटपुट लार्जेस्ट आ जानी चाहिए और उसके बाद आपका एल्गोरिदम जो है वो स्टॉप हो जाना चाहिए। तो इसलिए ये गो टू स्टेप सेवन है। ये जो भी है ये बाद में भी आप लिख सकते हैं कि जब आपको पता चले कि आउटपुट वाला पार्ट कहाँ पे आ रहा है, स्टेप आउटपुट वाला कहाँ पे आ रहा है। तो आउटपुट यहाँ पे नेक्स्ट होना चाहिए और उसके बाद स्टॉप हो जाना चाहिए। तो ये गो टू जाएगा स्टेप 7 में। स्टेप 7 में जो है वो आउटपुट होगी कि ए की आउटपुट आ जाए और उसके बाद लार्जेस्ट यानी कि आ जाए और उसके बाद स्टॉप हो जाए। अदरवाइज अगर ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन, इनमें से दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाती है, ए इज़ ग्रेटर देन बी या ए इज़ ग्रेटर देन सी में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, गो टू स्टेप 4। तो होना क्या चाहिए वैसे, अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन सी में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो नेक्स्ट कंपैरिजन स्टार्ट होना चाहिए ना, यानी कि ये बी जो है वो सी के साथ कंपेयर हो और बी जो है वो ए के साथ भी कंपेयर हो, ये नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। तो यही हम करेंगे स्टेप 4 में। ये देखें, चेक इफ बी इज लार्जेस्ट नंबर, इफ बी इज़ ग्रेटर देन ए, बी अगर बड़ा है ए से, बी इज़ ग्रेटर देन सी है, देन लार्जेस्ट बी, देन हमारे पास जो लार्जेस्ट में वैल्यू आनी चाहिए वो बी में जो भी सेव है, जो भी नंबर है वो लार्जेस्ट में जाके सेव हो जाएगा। अगर तो बी आपके पास ग्रेटर आ जाता है, बी ग्रेटर ए से भी है, बी ग्रेटर सी से भी है, तो आपके पास क्या आना चाहिए, लार्जेस्ट आउटपुट आ जानी चाहिए और उसके बाद आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाना चाहिए। यानी कि स्टेप 7 में आप चले जाएंगे। स्टेप 7 में ये आउटपुट लार्जेस्ट और देन स्टॉप। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन आपका क्या बचता है, लास्ट ऑप्शन आपकी 3 जो वैल्यूज़ थी उसमें से लास्ट ऑप्शन आपका क्या बचता है 30 बच जाता है ना। तो आप क्या करेंगे, 10 भी कंपेयर दोनों से हो चुका, 20 भी कंपेयर हो चुका, नहीं आया हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू। अब लास्ट हमारे पास सी में जो वैल्यू होगी वो आपके पास आ जाएगी। अब सी में वैल्यू हमारे पास जो हमने सपोज की थी वो 30 थी। तो नेक्स्ट स्टेप 6 की तरफ जाएंगे, लार्जेस्ट सी ऑप्शन है, उसको इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाकी सब कंपेयर हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा नहीं है कि कंडीशन नहीं लगाई कि इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन ए और सी इज़ ग्रेटर देन बी, वो ऊपर हम वैसे भी कंपेयर कर चुके हैं और लास्ट ऑप्शन भी यही बचता है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया गया लार्जेस्ट इज इक्वल टू सी। सी में जो वैल्यू होगी वो लार्जेस्ट में आ जाएगी। नेक्स्ट आप आउटपुट लार्जेस्ट, जो भी वैल्यू सेव हुई हुई है लार्जेस्ट के अंदर वो आपके पास आ जाएगा आउटपुट में। उसके बाद प्रॉब्लम आपकी ये एल्गोरिदम आपका जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है, एक्सेलरेशन मूविंग ऑब्जेक्ट्स का फाइंड करना है और मास और फोर्स आपके पास जो है वो गिवन है। तो मास और फोर्स आपकी इनपुट जाएगी, आपको रिक्वायर्ड क्या है, एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपने इसमें क्या करना है, प्रोसेस क्या करना है, वो आपको अगर फार्मूला आता होगा, फार्मूला पता होगा तो ही आप कर पाएंगे कि इसमें क्या काम होगा। अच्छा, ये जो आपका एक्सेलरेशन का फार्मूला आएगा वो डायरेक्ट नहीं आएगा। फिजिक्स में कभी आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये अपने फार्मूला, असल फार्मूला ये होता है, ये अपने फार्मूला पढ़ा होगा। अब यहाँ से हम एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन एक साइड पे रखेंगे, m को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो जाके डिवाइड हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो f डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू a, ये आपके पास असल फार्मूला आ जाएगा क्योंकि हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी थी मूविंग ऑब्जेक्ट्स की। हमारे पास मास और फोर्स गिवन है, तो मास और फोर्स गिवन हो तो एक्सेलरेशन का फार्मूला जो है वो ये बनेगा। तो इससे आप देख सकते हैं कि डिवीजन, हमें यहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए डिवीजन की ज़रूरत है।
एल्गोरिदम आपका मेन स्टार्ट हो गया, जिसमें हमने स्टार्ट करना है पहले स्टेप में, और सेकंड उसके बाद आपने मैथ्स एम डिट से डिनोट कर दिया, उसको हमने कोई भी नंबर दे दिया अपनी मर्ज़ी का। फोर्स को एफ से डिनोट कर दिया, उसको भी कोई भी नंबर दे देंगे हम अपनी मर्ज़ी के। उसके बाद कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ए से हमने डिनोट कर दिया, ACC भी आप कर सकते हैं, कुछ भी आप वेरिएबल का नाम ले सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे भी वही वेरिएबल का नाम आप रखेंगे, a इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय m। f में आपके पास क्या है 12, m में आपके पास 50 है। ये दोनों कैलकुलेट होने के बाद जो आंसर आएगा वो a में जाके आपके पास सेव हो जाएगा। a में जब सेव होगा तो आउटपुट में a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। उसके बाद स्टॉप हो जाएगा आपका एल्गोरिथम। होप सो यू अंडरस्टैंड। उसके बाद नेक्स्ट आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम क्यूब का फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। उसके लिए आपको लेंथ जो है वो गिवन होगी, ठीक। क्यूब की एक साइड की लेंथ आपको गिवन है, वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। अब यहाँ पे वॉल्यूम का फार्मूला अगर आपको मालूम है तो आप बता सकते हैं कि प्रोसेसिंग क्या होगी। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब। तो साइड ऑफ क्यूब रेज्ड टू पावर ऑफ 3। क्यूब का अपनी जो भी साइड है आपकी एल से जिसको हमने डिनोट किया है उसकी पावर क्या होगी, 3 टाइम्स हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये स्टार्ट हो गया एल्गोरिथम। उसके बाद हमने लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब एल ले ली, इसको हमने सपोज कर दिया 12, कोई भी नंबर दे दिया। उसके बाद कैलकुलेट करना है हमने वॉल्यूम का वेरिएबल हमने v से डिनोट कर दिया, और v इज इक्वल टू एल क्यूब। एल को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 12 है, हमने 12 दी है उसकी सपोज की है, तो 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर आएगा वो v में जाके सेव हो जाएगा। जब v में जाके सेव हो जाएगा तो आउटपुट में हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा आपका प्रोग्राम, आपका एल्गोरिथम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है प्रॉब्लम, उसमें आपने एरिया ट्राइंगल का फाइंड करना है। आपको हाइट दी हुई है और आपको बेस गिवन है, तो इनपुट में हाइट और बेस आ जाएगी। हाइट एंड बेस ट्राइंगल की आपको गिवन है तो वो आ जाएगा। रिक्वायरमेंट क्या है आपको, एल्गोरिथम में आपने एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है आपने। उसके लिए भी आपको फार्मूला आना चाहिए। जब फार्मूला आपको पता होगा तो ही आप बता सकते हैं कि प्रोसेसिंग क्या होगी। फार्मूला जहाँ पे होता है ये बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2, तो आप क्या करेंगे, बेस और हाइट को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। बेस और हाइट आपस में मल्टीप्लाई होंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा वो डिवाइड होगा 2 के साथ। तो एल्गोरिथम आपका स्टार्ट होगा। स्टार्ट आपने यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करना है एज यूजुअल फर्स्ट स्टेप में, और उसके बाद आप क्या करेंगे, लेट हाइट h बी 10। h हमारे पास हमने हाइट को डिनोट कर दिया h के साथ, h वेरिएबल के साथ, उसको हमने वैल्यू दे दी अपनी मर्जी कोई भी, एंड बेस को हमने b से डिनोट कर दिया, b वेरिएबल, और उसको भी हमने कोई भी अपनी मर्जी की वैल्यू दे दी। उसके बाद कैलकुलेट एरिया को a से हमने डिनोट किया, a वेरिएबल बनाया, और a वेरिएबल यहाँ पे हमने नेक्स्ट यूज़ किया, a इज इक्वल टू b इंटू एच डिवाइडेड बाय 2। बेस मल्टीप्लाई होगा h के साथ यानी हाइट के साथ, और उसका आंसर डिवाइड होगा 2 के साथ। इस सब की कैलकुलेशन के बाद जो आंसर है वो आके एरिया के इस a में सेव हो जाएगा, और आउटपुट a आपके पास आ जाएगा। देन स्टॉप हो जाएगा आपका एल्गोरिथम। होप सो यू अंडरस्टैंड बेटर। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो या किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको क्वेश्चन करें, कमेंट दें और फीडबैक दें, और उसके बाद हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।